हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी के पार्ट 6 एक टोकरी भर मिट्टी के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस पार्ट के सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? सही उत्तर है, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, इसके आगे आपने तारा बना देना है, क्योंकि जमींदार अपने महल के आसपास के अहाते का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, बिरधा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? तो बिरधा ने बहुत ही नम्रता और विनती के साथ जमींदार से एक टोकरी मिट्टी ले जाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका, विनती और नम्रता से। ठीक है, इसके आगे आपने तारा बना देना है। अगला है, बिरधा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? तो बिरधा की पोती का व्यवहार झोपड़ी के प्रति उसके गहरे लगाव और प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, तो आप लगाव के सामने तारा बनाएंगे। अगला प्रश्न है, कहानी का अंत कैसा है? तो कहानी के अंत में जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बिरधा को उसकी झोपड़ी वापस दे देता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुखद और प्रेरणादायक। इन दोनों के आगे आपने तारा बना देना है। अगला प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप उत्तर लिखेंगे, हमने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि वे कहानी की घटनाओं और पात्रों के व्यवहार से स्पष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनमें सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्षों से मिलाइए। तो यहाँ पे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो भी उपयुक्त निष्कर्ष है उसके साथ आपको मिलाना है। ठीक है, पहला है, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। तो इसका हो जाएगा, वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। ठीक है, तो ये सही निष्कर्ष हो जाएगा। इसके आगे इससे आपने मिला देना है इसको। अगला है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो इसका निष्कर्ष है कि जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये इसका दूसरा उत्तर सही है। अगला है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। तो इसका सही निष्कर्ष हो जाएगा, वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो इसका सही निष्कर्ष हो जाएगा कि धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीय और करुणा से दूर कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है, कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा कि अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। ठीक है, ये इसका सही निष्कर्ष है। अगला है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? तो इसका सही निष्कर्ष हो जाएगा, वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। ठीक है, वो उसको समझाना चाहती थी। अगला है, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। तो इसका सही निष्कर्ष हो जाएगा, वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। ठीक है, ये सही निष्कर्ष है। अगला है, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो इसका सही निष्कर्ष हो जाएगा, झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों को याद कर कर भावुक हो गई। ठीक है, जैसे ही वो झोपड़ी में गई उसको पुराने दिन याद आने लगे और उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। चलिए अगला है, ख प्रश्न है, अपने मित्रों के उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए और चर्चा कीजिए कि आपने कौन से निष्कर्ष का चुनाव किया और क्यों। चलिए, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, इसको हम रहने देते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियों पे चर्चा। अब यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई है, उसके अर्थ आपने लिखना है। ठीक है, पहली पंक्ति है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है।
इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि झोपड़ी की मिट्टी के साथ वृद्धा की यादें और उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। ठीक है, और अन्याय का बोझ उठाना आसान नहीं है। तो आप उत्तर लिखेंगे। वृद्धा जमींदार को समझाना चाहती थी कि झोपड़ी की मिट्टी के साथ उसकी यादें और भावनाएं जुड़ी हैं। अन्याय का बोझ उठाना जीवन भर कठिन होगा। दूसरा प्रश्न है, जमींदार के टोकरी उठाने की घटना से क्या पता चलता है। तो इसका अर्थ है कि जमींदार टोकरी उठाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उठा नहीं पाता है। तो इस घटना से उसे वृद्धा की दुख और उसके अन्याय का एहसास होता है और उसके मन में दया आ जाती है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। टोकरी ना उठा पाने पर जमींदार को अपनी गलती और वृद्धा के दुख का एहसास हुआ। उसके मन में दया और पश्चाताप जागने लगा। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों। तो कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा है, क्योंकि उन्होंने धैर्य और समझदारी से जमींदार को उनकी गलती का एहसास कराया था। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। मेरे विचार से वृद्धा सबसे प्रभावशाली पात्र है। उसने धैर्य और समझदारी से जमींदार को उसकी गलती का एहसास कराया। दूसरा प्रश्न है, वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था। तो झोपड़ी छिन जाने के कारण उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था, इसलिए उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो आप उत्तर लिखेंगे। वृद्धा की पोती अपनी झोपड़ी से बहुत जुड़ी हुई थी। झोपड़ी छिन जाने के दुख में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तीसरा प्रश्न है, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांव पेच के माध्यम से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांव पेच के माध्यम से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। चौथा प्रश्न है, जमींदार साहब के सिर हिलाने का क्या अर्थ था। तो जमींदार का सिर हिलाना वृद्धा को बोलने की अनुमति देने का संकेत था। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। जमींदार का सिर हिलाना वृद्धा को बोलने की अनुमति देने का संकेत था। इससे पता चलता है कि वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार था। पांचवा प्रश्न है, पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था और बाद में उसमें क्या परिवर्तन आया। तो पहले जमींदार अहंकारी था, वो कठोर था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके मन में दया तथा पश्चाताप जाग गया। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। पहले जमींदार धन के अहंकार में कठोर और स्वार्थी था। टोकरी की घटना के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके मन में दया तथा पश्चाताप जाग गया। छठा प्रश्न है, जमींदार ने वृद्धा की झोपड़ी वापस क्यों दे दी। तो जमींदार को उसकी गलती का एहसास हो चुका था और उसने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसे उसकी झोपड़ी वापस दे दी थी। तो आप उत्तर लिखेंगे। वृद्धा की बात और टोकरी की घटना से जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप करके वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती। तो वृद्धा की पोती जमींदार से विनती करती कि जमींदार उसके झोपड़ी को वापस कर दे, क्योंकि वही उसका घर था और वो उससे काफी ज्यादा जुड़ी हुई थी और वो अपनी झोपड़ी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, जैसे हम अपने घर से प्यार करते हैं वैसे ही वो उसके लिए उसका अपना घर था, तो वो उससे काफी ज्यादा जुड़ी हुई थी। तो आप उत्तर लिखेंगे। वह जमींदार से विनती करती कि वह उनकी झोपड़ी वापस कर दे। वह कहती कि यही उनका घर है और इससे उनकी यादें जुड़ी है। दूसरा प्रश्न है, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते। उत्तर लिखेंगे। यदि मैं जमींदार की जगह होता तो वृद्धा की परेशानी समझता और उसकी झोपड़ी नहीं छीनता। मैं उसके लिए कोई दूसरा उचित समाधान खोजता। तीसरा प्रश्न है, जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी। तो टोकरी भारी थी और जमींदार जो थे वो इस तरह के कार्य नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। टोकरी में बहुत मिट्टी थी, इसलिए वह भारी थी। जमींदार ऐसे शारीरिक श्रम का अभ्यस्त भी नहीं था। चौथा प्रश्न है, झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है में केवल मिट्टी की बात है या कुछ और भी छिपा है। तो हजारों टोकरियां मिट्टी का मतलब है कि मिट्टी वृद्धा की यादों, भावनाओं और जीवन का प्रतीक है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ केवल मिट्टी की बात नहीं है, मिट्टी वृद्धा के घर, यादों, भावनाओं और जीवन का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, उस समय स्त्रियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा।
तो उस समय स्त्रियों को आर्थिक निर्भरता, संपत्ति के अधिकार की कमी और सामाजिक असुरक्षा जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, बदली कहानी। कल्पना कीजिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती। यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता, यदि जमींदार टोकरी उठा लेता, यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता, यदि जमींदार एक स्त्री होती, यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती। अपने समूह के साथ इसमें से किसी एक स्थिति को चुनकर चर्चा कीजिए। इस बदली हुई कहानी को मिलाकर लिखिए। तो आप इस तरह से कहानी लिखेंगे। यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो क्या होता? तो अगर ऐसा होता तो वृद्धा बहुत दुखी होती, लेकिन वह अपने अधिकार के लिए गांव के लोगों या अन्य लोगों से सहायता मांग सकती थी। दूसरा है, यदि जमींदार टोकरी उठा लेता तो क्या होता? तो अगर ऐसा होता तो वृद्धा उसे समझाती कि एक टोकरी का बोझ उठाना आसान है, लेकिन अन्याय और किसी के दुख का बोझ उठाना कठिन है। तीसरा है, यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो वृद्धा दुखी होती और अपने अधिकार के लिए गांव के लोगों या अधिकारियों से सहायता मांगती। चौथा है, यदि जमींदार एक स्त्री होती तो क्या होता? अगर जमींदार स्त्री होती तो संभव है कि स्त्री जमींदार वृद्धा की पीड़ा को समझती और उसकी सहायता करती, लेकिन यह उसके स्वभाव पर निर्भर करता। ठीक है। पांचवा है, यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती तो क्या होता? तो अगर पोती जमींदार से झोपड़ी मांगती तो पोती अपनी मासूमियत से जमींदार से झोपड़ी वापस मांगती। उसकी बात सुनकर जमींदार का मन बदल सकता था। ठीक है। चलिए अगला है, की और की का उपयोग। तो ध्यान रखिए कि की का प्रयोग वाक्य को जोड़ने के लिए होता है, और जबकि की संबंध बताने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में इन दोनों शब्दों का उपयुक्त प्रयोग कीजिए। पहला है, वृद्धा ने कहा। अब यहाँ पे वाक्य को जोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम की लिखेंगे। अगला है, वह अपनी पोती डैश चिंता में दुखी हो रही थी। तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पे की हो जाएगा। अगला है, वृद्धा ने प्रार्थना की। यहाँ पे भी की हो जाएगा। टोकरी को जरा हाथ लगाइए। चौथा है, पोती हमेशा कहती थी कि, यहाँ की लिखेंगे, वह अपने घर में ही खाना खाएगी। पांचवा है, झोपड़ी डैश मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। तो यहाँ हो जाएगा की। अगला है, उसे विश्वास था कि मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। सातवां है, वृद्धा डैश वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने यह सोचा कि झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। अगला है, वृद्धा के मन की पीड़ा। यहाँ की लिखेंगे, उसकी बातों में झलक रही थी। 10वां है, जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली। उस झोपड़ी डैश, यहाँ हो जाएगा की, उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। अगला है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इस वाक्य में मुहावरों को पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे मुहावरा हो जाएगा, ये हो गया बाल की खाल निकालना। ठीक है, और थैली गर्म करना भी हो गया। बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ठीक है, चलिए मुहावरा है, इस वाक्य में बाल की खाल निकालना और थैली गर्म करना मुहावरे हैं। और दूसरा हो जाएगा, बाल बांका ना होना का वाक्य बनाइए। तो आप वाक्य बनाएंगे, दुर्घटना में उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तीसरा है, बाल बराबर का वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाएंगे, दोनों वस्तुओं में बाल बराबर भी अंतर नहीं था। चौथा है, बाल बराबर फर्क होना का वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाएंगे, दोनों वस्तुओं में बाल बराबर फर्क था। पांचवा है, बाल बाल बचना का वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाएंगे, वृद्धा अपनी झोपड़ी खोने से बाल बाल बच गई। अगला है, काल।
जिस क्रिया से कार्य के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं। कौन-कौन? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है? तो पहला है वह गिड़गिड़ाकर बोली को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। तो वर्तमान काल में हो जाएगा वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है। वर्तमान काल मतलब कि जो कार्य अभी हो रहा है। ठीक है? और उसको बदलेंगे वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। दूसरा है श्रीमान ने आज्ञा दे दी को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। तो वर्तमान काल में हो जाएगा श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं और भविष्य काल में हो जाएगा श्रीमान आज्ञा देंगे। तीसरा है उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। तो वर्तमान काल में हो जाएगा उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है और भविष्य काल हो जाएगा उसकी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। चौथा है जमींदार साहब को अहाता बढ़ाने की इच्छा हुई को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। तो वर्तमान काल में हो जाएगा जमींदार साहब को अहाता बढ़ाने की इच्छा हो रही है। भविष्य काल में हो जाएगा जमींदार साहब को अहाता बढ़ाने की इच्छा होगी। पांचवा है उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस दे दी को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। तो वर्तमान काल में हो जाएगा वे वृद्धा से क्षमा मांग रहे हैं और झोपड़ी वापस दे रहे हैं। भविष्य काल में हो जाएगा वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और झोपड़ी वापस देंगे। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है वचन की पहचान। चलिए अब यहाँ पे आपने वचन की पहचान करनी है। क है वृद्धा झोपड़ी के भीतर डैश, तो यहाँ हो जाएगा गई। वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली। ठीक है? पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। तो यहाँ हो जाएगा पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। अगला है उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी। उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले जाने आई। झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गई। ठीक है? पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं। ठीक है? इस तरह से आप इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके संपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।